हेलो एवरीवन, कैसे हो? सभी का एक बार फिर से स्वागत है वेन ऑफ बीपीएससी के इस करंट अफेयर के वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं करंट अफेयर को कवर किया जाए। और मैं इस वाले वीडियो में मैंने बहुत कुछ कवर करने की ऑलमोस्ट कोशिश की है। अगर 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे नेशनल इंटरनेशनल से 30-35 में से मान लो कि 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इस करंट अफेयर के पूरा मेरे पीडीएफ से पढ़ लोगे, पूरा वीडियो देख लोगे, तो मेरा मेरा मतलब गारंटी है कि 20 क्वेश्चन कहीं नहीं रहने वाला। 20 क्वेश्चन आराम से बना के जाओगे, क्योंकि मैंने इसमें द हिंदू कवर किया है, इंडियन एक्सप्रेस कवर किया है, उसके बाद डाउन टू अर्थ मैगजीन कवर करके पिछले बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। फिर कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट है, पीआईबीज हो गए, मैंने इधर उधर का फलाना का सोर्स नहीं लिया, जो ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्स है उसको यूज किया है। वहीं से मैंने इस नोट्स को भी बनाया है, वहीं से मैं सारा मैंने खुद पढ़ा है, उसको मैं आपको लेकर आऊँ। तो मैंने ऐसा नहीं कि मैं पूरा खुद पे अभी पढ़ के उसके बाद फिर दे रहा हूँ, और मैंने पहले भी पढ़ दे रखा है, उसमें मैंने यही रिसोर्स फॉलो किया था, और मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आते रहे हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। बहुत लोगों को आइडिया भी होगा इसके बारे में। तो आज 15 अगस्त है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 15 अगस्त के दिन ही करंट अफेयर अपना फिनिश करने की कोशिश करेंगे, और जितना हो सकता है आप पढ़िए। सबसे पहला करंट अफेयर में एक न्यूज़ है, जोमेटो का नाम, जो जोमेटो जो पेरेंट कंपनी था, इटर्नल लिमिटेड बन गया। ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट, हाइपर प्योर, जोमेटो, ये सारा इटर्नल लिमिटेड के अंदर ही आता है। ठीक है, इन ऐप का नाम नहीं बदलेगा, इन सारा ऐप का नाम यही रहेगा, बट इनके जो मालिक है इटर्नल लिमिटेड, उन्होंने अपना नाम बदल लिया है। और कुछ भारत सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए थे, जैसे कि ऑपरेशन सिंधु। ईरान में हमारे कुछ भारतीय बंधु फंसे हुए थे ईरान इजराइल के वार में, तो उसको बचाने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था। अजय, इसराइल और गाजा में जो लड़ाई हो रहा था, उसके बीच में गाजा पट्टी में जो वॉर चल रहा था, उसमें हमारे लोग फंसे हुए थे, वहां से निकालने के लिए हमारे भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया, इसका नाम है अजय। तीसरा, सूडान में फंसे हुए लोगों के लिए कावेरी, हैती में फंसे हुए लोगों के लिए इंद्रावती। ठीक है, अब आते हैं कुछ, ये तो हो गया मेजर ऑपरेशन जो हम लोगों ने चलाया। एक बहुत ही बड़ा मेजर ऑपरेशन जो हमने पाकिस्तान के ऊपर किया, और हमने दुनिया को दिखाया कि हम कितने सुपर पावरफुल हैं, और हमसे टकराना मतलब बहुत ही बड़ी चीज हो गई। तो आप लोग हमसे नहीं टकरा सकते, तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने कोशिश की बताने की। ठीक है, तो इस ऑपरेशन सिंदूर, इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड क्या था ये देख लेते कि, सॉरी, अरे यार, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को कुछ अज्ञात लोगों ने, जो आतंकवादी थे, जो हिंसा फैलाना चाहते थे, और जो चाहते कि भारत का जो एकता है उसको भंग किया जाए, तो वहाँ पे पहलगाम में आते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, और सिर्फ उन लोगों को मारते हैं जो हिंदू होते हैं। तो यहाँ से ये हुआ कि हमारे लोगों में माइंड विकसित होते हैं, इन्होंने सिर्फ हिंदू को मारा, मुस्लिम को मारा, तो मुस्लिम हमारे दुश्मन है, ये इन्होंने, हम लोगों ने एजम्पशन किया, और हमने बहुत लोगों को, मुस्लिम लोगों को परेशान भी किया। इंडिया में वो लोग भी परेशान हुए, और वो लोग हैं, कुछ लोग मतलब होते भी हैं बेकार, पर कुछ लोग जेन्युइन अच्छे लोग थे, उनको भी हम लोगों ने परेशान किया। तो यही इनका मेन मकसद था। एलईटी जो है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने, इनका मेन मकसद ही ये था कि यहाँ की एकता को भंग किया जाए। जो हिंदू मुस्लिम एक साथ कैसे रह रहे हैं, इसको भाई अलग करो, इस साथ मत रहने दो, इसको अलग कर दो, है ना। इसीलिए इन्होंने सिर्फ हिंदुओं को मारा, मुस्लिमों को नहीं मारा, कि हम लोग खुद से मुस्लिमों को, यहाँ के मुस्लिम को मारना स्टार्ट कर दें, ये उन्होंने किया था। इसीलिए तो पहलगाम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, पहलगाम जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, मतलब पहलगाम में अटैक हुआ, कि ये एग्जाम में क्या इससे क्वेश्चन आ सकता है ना। तो पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफी बेस पे पहलगाम कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो नदी के किनारे बसा, उस नदी का नाम है लिडर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया, यहाँ से आपको मिल गया। दूसरा, अब देखो, हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए, आप हर किसी को पता है। और हमने कौन सी डेट को स्टार्ट किया था? 7 तारीख को, 7 मई 2025 को रात में 23 मिनट के लिए हमने अपने लोगों को भेजा, आर्मी वाले लोगों को वहां भेजा, और जो करना था उन्होंने कर दिया। कहाँ पे किया है? जगह का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट, मुरिद के, ये वाला जगह, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका ये हेड यहाँ पे था। ठीक है, यहीं पे लोग ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने 8 और जगह को टारगेट किया, सब एक ही आस पास था। मेहमनो जोया, सेवानी नाला कैंप, सेदा बिलाई, गुलपुर, बरनाला, अब्बास कोटली, बहावलपुर, इसका नाम आपने भी सुना होगा बहावलपुर, मुरिद के, सरजल, इन सब जगहों को हमने टारगेट करके वहां के सिविलियंस को कोई नुकसान न पहुंचाते हुए सिर्फ उन कैंप्स को नुकसान पहुंचाया जहां पे ये लोग आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करते थे। ठीक है, ये हुआ 7 तारीख के बाद। 7 तारीख को सुबह हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ किया। पता पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान, जैसे हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया बाय इंडिया, है ना, ये क्या है? बाय इंडियंस। पाकिस्तानियों ने एक ऑपरेशन चलाया उसके बाद, उस ऑपरेशन का नाम था बुनियाल अल मरसूस, उनका नाम भी वैसा ही होता है। ठीक है,
बुन्याल अल मरसूस, ये बाई पाकिस्तान। ठीक है, ये हुआ इंपॉर्टेंट। चलिए अब आते हैं, हाँ यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, कार्नेक ब्रिज। हमारा मुंबई में एक ब्रिज था जिसका नाम था कार्नेक ब्रिज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस ब्रिज का नाम करके ऑपरेशन ब्रिज से मतलब ऑपरेशन सॉरी कार्नेक ब्रिज से हटाकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्नेक ब्रिज का नाम ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, वो मुंबई में है। अब देखिए दूसरा आते हैं अपन, कुछ कुछ जो हमने मिसाइल यूज किया पाकिस्तानियों को तबाह करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। जैसे पहला था हमारा स्कैल्प। स्कैल्प एक मिसाइल है जो हमारे इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने यूज किया पाकिस्तानियों पे मिसाइल छोड़ने के लिए। अब इस मिसाइल के साथ बॉम्ब जाएगा भाई, वो जो बॉम्ब जाएगा उस बॉम्ब का क्या नाम था, उस बॉम्ब का नाम था हैमर। ठीक है, अब ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गया, स्कैल्प और मिसाइल दोनों एक साथ चलेगा, एक बॉम्ब हो गया एक मिसाइल हो गया। अब देखो दोनों को डेवलप किसने किया, अगर आप ये देखोगे तो इसको जो जो डेवलप किया है इसको किया फ्रेंच ने, हैमर को किया है फ्रेंच ने, और इसको किया यूरोप की एक कंपनी है, यूरोपियन कंपनी है, उसका नाम था यूरोपियन डिफेंस कुछ ऐसे करके कुछ नाम है, यूरोपियन डिफेंस मतलब कंसोर्टियम शायद ऐसा। ठीक है, और इसका नाम है फ्रेंच डिफेंस कंपनी। ओके, अब चलिए ब्रह्मोस के बारे में जानते हैं। ब्रह्मोस क्या है, एक इंपॉर्टेंट ऐसा चीज है कि हमारे लिए मतलब एक सुदर्शन चक्र का काम करता है। आज अगर आपने प्रधानमंत्री मोदी का आपने स्पीच सुना होगा तो उन्होंने बोला कि हम लोग खुद अपना सुदर्शन चक्र बनाएंगे। अब जैसे आयरन डोम बना हुआ है ना वहाँ पे इजराइल में, वैसे ही हम लोग अपना सुदर्शन चक्र बनाएंगे उस तरीके का। तो अभी वो बोला, पर स्टिल हमारे पास एक ऐसा मिसाइल है जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो, उसका निकनेम हमने देखा ब्रह्मोस। ठीक है, अब ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा सा डिटेल लेना चाहोगे तो देखो ब्रह्मोस क्या है। ब्रह्मोस ये दो नदियों के नाम से मिला हुआ है। सबसे पहला इसमें तो ब्रह्मपुत्र आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें आता है मॉस्को। ठीक है, मॉस्को ये नाम शायद मॉस्कोवा या कुछ ऐसे, मॉस्कोवा। ठीक है, जो भी ये दोनों ये नाम है, ये इंडिया का नदी है, आप हर किसी को पता है। ये जो है रसिया का नदी है। इन दोनों को मिला के ब्रह्मोस बना है। ठीक है, अब देखो ब्रह्मोस का जो रेंज है पहले था मतलब कि 200-250 मतलब शायद 290 किलोमीटर था। अब इसको बढ़ा करके किया गया है कितना, 450 किलोमीटर। ब्रह्मोस मिसाइल का काम क्या है, सपोज दैट ये हमारा इंडिया का एक पार्ट है जहाँ ब्रह्मोस लगा हुआ है। यहाँ पे कोई आर्मी मतलब कि ये कंपनी है, आर्मी बोल रहा हूँ यार सॉरी, ये ऐसा है फॉरेन कंट्री में, तो दुश्मन हमारा, उन्होंने एक मिसाइल छोड़ा। ठीक है, यहाँ से आ रहा है, जैसे ही इस ब्रह्मोस मिसाइल के 600 किलोमीटर के रेंज में आएगा, ब्रह्मोस पहचान लेगा कि मेरे तरफ कोई आ रहा है। थोड़ा सा इसको टाइम देगा, जब ये 200 मीटर और आ गया, ठीक है, जब 200 मीटर और आ जाएगा यहाँ से, अब इसका बीच डिफरेंस कितना बचा, 400, तो यहाँ पे अपना इंटरसेप्ट करेगा, इसको यहीं पे खत्म कर देगा। ठीक है, ये ब्रह्मोस का मेन काम है। ओके, इंडिया रशिया ने मिलकर बनाया है। और हाँ, और एक चीज और इसमें इम्पोर्टेंट है, हमारे राजनाथ सिंह कौन है, डिफेंस मिनिस्टर, ये कहाँ से चुनाव जीते भैया बताओ, ये जीतते हैं आपके लखनऊ से, है ना। लखनऊ में इन्होंने क्या किया है, एक टेस्टिंग फैसिलिटी ओपन किया है ब्रह्मोस के लिए, टेस्टिंग फैसिलिटी। गॉट इट, इतना इंपॉर्टेंट हो गया ब्रह्मोस खत्म। आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मोस से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा भैया। अब आ जाओ आकाश पे। आकाश भी एक मिसाइल है, आकाश भी एक मिसाइल है। ठीक है, और आकाश क्या है ना कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके नोट चाहिए होंगे बता देना यार, मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ये है सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, ऐसे नोट्स बनाते रहो, अगर अच्छा आसान लगेगा, ज़्यादा खुद से बनाओगे नोट्स ना, लिखते चले जाओगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, बट स्टिल यू वांट टू लिसन, सिर्फ सुनो और नोट्स में अपलोड कर दूंगा ऐसे। ठीक है, चलिए सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश, और शॉर्ट रेंज है ये। ओके, चौथा S-400। अरे रे 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 रे, मैंने क्या बता दिया, गलत बताया मैंने पहले। ठीक है, S-400 और मैं ब्रह्मोस में कंफ्यूज हो गया। इसको बोलते हैं सुदर्शन चक्र, इसका निकनेम है सुदर्शन चक्र। ठीक है, सॉरी भैया मैंने ऊपर गलत बताया थोड़ा सा, इसका ब्रह्मोस का नाम निकनेम नहीं है, इसका S-400 का नाम है सुदर्शन चक्र। ओके, रमेश तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ओके, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, दिमाग वहां पे चल नहीं। ओके, S-400 इसको सुदर्शन चक्र नाम दिया जाता है। इसको डेवलप किया रसिया ने किया है, इसको भी डेवलप रसिया वालों ने किया है, और इसका 600 किलोमीटर का रेंज है, और ये मिसाइल एंगेजमेंट 400 मीटर में कर लेता है। और ठीक है, वो 400 वाला जो मैंने ये बताया ना,
ये 600 से 416 जो बताया ये था आपका S400 के लिए, सॉरी फॉर दैट। ओके, S400 के लिए। ऊपर का सारा चीज है आपका ब्रह्मोस के लिए। चलिए, ये हो गया S400 कर लिया आपने। S400 ये इसका निकनेम सुदर्शन चक्र है। इसका रेंज 600 किलोमीटर का है। 400 पे इंटरसेप्ट करता है, मिसाइल इंगेज कर लेता है। चलिए, उसके बाद आते हैं प्रचंड क्या है भैया। तो प्रचंड क्या है ना, एक इसको बोल सकते हैं ना कि जो टेरेन, हाई टेरेन जो होता है ना अरुणाचल प्रदेश वगैरह में, है ना, वहां पे लड़ने के लिए एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। प्रचंड क्या है, एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ठीक है बाबू, देखो पढ़ो यार, मतलब नहीं पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है। बहुत चीज है जो मतलब कि आपके आसपास जो चीज हो रहा है ना वो देखो। अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे इस उसमें जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सारा मिसाइल्स का नाम न्यूज़पेपर में आ रखा था, सारा हर दिन कुछ न कुछ आ रहा था। ठीक है, तो ये पढ़ना जरूरी है, इसको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इसका मतलब क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में, इसको सबसे पहले देखते हैं, इसको डेवलप किया HAL ने। ठीक है, HAL ने इसको डेवलप किया है। और इसको मतलब कि अगर हमको ये क्या है ना कि सीधा स्ट्रेट लैंडिंग करेगा, स्ट्रेट उड़ेगा, स्ट्रेट लैंडिंग कर सकता है, इसका ऐसा पावर है। ठीक है, मतलब 5000 मीटर पे भी ये स्ट्रेट करता है, स्ट्रेट नहीं करता। ये 5000 मीटर पे मतलब उतना ऊपर जाकर के 16400 फीट के ऊपर दूरी पे भी जाके आराम से लैंडिंग कर सकते हैं। सियाचिन वगैरह में बहुत हेल्प होगा हमारा फाइट करने में। ठीक है, और ये सियाचिन ग्लेशियर ईस्टर्न लद्दाख एरिया में आराम से लोग ये टेकअप कर सकता है, लाइट कर सकते हैं। लाइट बहुत ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। कॉम्बैट मतलब होता है लड़ाकू। ठीक है, आपको पता ना सियाचिन में हमारे जवान वहाँ पे जो रहते हैं, वहाँ पे इंडिया का एक दिन का खर्चा 5 करोड़ है। ठीक है, अगर 10 आर्मी के जवान वहाँ पे रह रहे हैं तो उसमें हमारा खर्चा 5 करोड़ रुपया पर डे पड़ रहा है। तो वहाँ पे इतने एक्सट्रीम कंडीशन में लोग रह रहे हैं। तो HAL यहाँ पे मैंने मेंशन किया क्योंकि HAL बनाया है प्रचंड को। HAL के बारे में अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, वो मैं बता देता हूँ। HAL क्या है ना कि सबसे पहले HAL को एक जैसे 3 कैटेगरी में हमारे यहाँ PSU होते हैं। जैसे कि एक तो होता है महारत्ना, ठीक है, दूसरा होता है मिनी रत्ना। ओके, दूसरा होता है पहला महारत्ना, दूसरा मिनी रत्ना, और तीसरा आपका होता है कौन सा होता है बताइएगा, आप खुद से बताइए, तीसरा मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, 3 कैटेगरी का होता है। चलिए, अभी महारत्ना मिनी रत्ना में देखते हैं क्या है कि ये HAL को है ना, जो महारत्ना है 14 कंपनी है। पहले 13 था, अभी 14 हो गया। पहले 13 था, अब एक 14 हो गया। ये एक कौन है, ये है HAL। ठीक है, इसमें BHEL है, BPCL है, कोल इंडिया है, गेल है, HPCL है, IOCL है, ONGC हो गया, NTPC हो गया, सेल हो गया, फिर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, और लास्ट में भी HAL हुआ है। ठीक है, तो HAL हमारा अभी करंटली एडेड महारत्ना है। ठीक है, उसके बाद HAL के बारे में अगर हम जानेंगे तो HAL जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। HAL में अगर आप जाओगे ना तो इसका बैंगलोर में बहुत ही बड़ा मतलब वो है एरिया है इसका। HAL का वहाँ पे अपना एयरपोर्ट है, HAL का रोड है, HAL का मतलब ऐसा उस एरिया में जाओगे तो लगेगा सिर्फ हर कुछ HAL ही है वहाँ पे। ठीक है, HAL का स्कूल है, HAL का हॉस्पिटल है, सब कुछ मिलेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है और ये बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होता है। HAL के अंदर में अगर कोई जॉब करने वाला ऑफिसर भी है, वो भी अपने अंदर एंड्रॉइड फोन लेकर नहीं जा सकता, सिंपल कीबोर्ड वाला फोन, वो भी उसके लिए परमिशन चाहिए होता है। इतना सीक्रेट चीज़ है। वहाँ पे हम लोग जब गए हुए थे काम करने के लिए HAL में, तो हमें मतलब डेली ऐसा चेकिंग होता था कि क्या ही बता सकते हो, और डेली पास होना चाहिए। साथ में फ़ोन तो अलाउ नहीं था, मतलब ऐसा था कि फ़ोन नहीं ले सकते, फ़ोन कीबोर्ड वाला फ़ोन, उसके लिए परमिशन चाहिए, स्पेशल परमिशन चाहिए। ओके, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, याद रखिएगा। और इसका चेयरमैन अभी करंटली चेयरमैन जो है के सुनील है, डॉक्टर के सुनील। ओके, उसके बाद रत्ना हो गया, महारत्ना हो गया। चलिए, उसके बाद आते हैं, ये हो गया HAL के बारे में हमने कर लिया, महारत्ना, मिनी रत्ना, और जो एक नवरत्ना जो होगा वो आप बताइएगा खुद से, उसके बाद आएगा। ओके, नवरत्ना के बाद महारत्ना। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं आकाश तीर पे। आकाश तीर क्या है भैया? आकाश तीर एक ऐसा मतलब कि एक डेवलप किया गया था, इसको डेवलप करने वाला भी वही है, क्या बोलते हैं, आकाश तीर है ना, आकाश तीर को कौन था भैया, भूल गए।
अकास्तीर, अकास्तीर कौन था? भूल गया यार मैं तो। नहीं, अकास्तीर क्या था? हाँ, एक ए है ना, अकास्तीर आपका मिसाइल सिस्टम ही है। और भूल गया, एक मिनट रुको, अकास्तीर के बारे में गूगल कर लेते हैं, क्या था अकास्तीर। अरे यार, बोलेगा मास्टर क्या पढ़ा रहे हो, खुद नहीं आता है। ठीक है, तो अकास्तीर, हाँ, एआई पावर एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश एआई, हाँ ठीक है। चलिए, आकाशतीर क्या है कि एक एआई पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। एआई पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद भीष्म की हम लोगों ने रसिया को हम लोगों ने क्या किया ना कि रसिया को एक इसको गिफ्ट, एज अ गिफ्ट दिया है। जैसे कि क्या हुआ था वहाँ पे, इसका सबसे पहले तो भीष्म का फुल फॉर्म देख लेते हैं। भीष्म का फुल फॉर्म होता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री। मैत्री मतलब दोस्ती होता है, ठीक है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री, इसको हम लोग पोर्टेबल हॉस्पिटल में बोलते हैं। और इससे हम लोग क्या करते हैं ना, मेडिकल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब पोर्टेबल हॉस्पिटल हो गया, ओके। चलिए, भीष्म की हो गया। अब आते हैं, अब अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। यहाँ पे पता नहीं बीच में क्यों लिख दिया इसको। चलिए, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है कि हाँ, क्योंकि अपने ऑपरेशन सिंदूर पढ़ा था, ऑपरेशन सिंदूर पढ़ा, तो अब सिंदूर में हम लोगों ने एक चीज़ किया था कि इंडस वाटर की नदी को, इंडस वाटर का जो पानी है ना, उसको हम लोगों ने रोक दिया था, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है इसको। चलिए, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी, IWT इसको बोलते हैं। इसको साइन हुआ था हमारा 1960 में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इसको जो हेल्प करवा, जो साइन करवाया था, जो मतलब जो एज ए ब्रोकर काम किया था, वो था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और ये जो कहाँ पे हुआ था मीटिंग, ये हुआ था कराची में मीटिंग हुआ था। और उसमें कौन थे हमारे यहाँ? हमारे यहाँ तो पंडित नेहरू, जवाहर लाल नेहरू, और पाकिस्तान से आपके अयूब खान, ओके। इसमें ही बोला गया था कि हम लोग क्या है कि अपना जो पानी है उस तीन, मतलब पानी को डिवाइड किया गया कि जो एक तो होगा वेस्टर्न रिवर, इनमें तीन आता है, चेनाब, झेलम और इंडस। और दूसरा है ईस्टर्न रिवर, इसमें आता है रावी, ब्यास और सतलज। इसके पानी को हम लोग यूज करेंगे, इसके पानी को पाकिस्तानी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये था कि ऐसा सीन था कि इंडिया सिर्फ 20% वाटर यूज कर रहा था, 80% वाटर पाकिस्तानी, क्योंकि हम लोगों के पास पानी ऑलरेडी, गंगा जी है हमारे पास, हमें जरूरत नहीं है उतना, हम लोगों ने दे दिया था। प्लस हमारे पास ये एक ऑप्शन था कि हम लोग इन सब यहाँ पे अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। इसमें क्या है, पानी यूज करना है, पानी तो फिर छोड़ देंगे, उसको चला जाएगा, पानी थोड़ी खत्म हो रहा है। अब उस पानी की हेल्प से हम लोग बिजली बना रहे हैं। तो ये था कि हम लोग उसके ऊपर डैम बना सकते हैं, हम उसके ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ हम लोग फ्रॉम चेनाब इंडस और झेलम पे हम लोग करते थे। तो अभी क्या हुआ कि एक हाउस में एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बना था, और एक इंडिया से था उसमें, एक पाकिस्तान से था उसमें, ठीक है। और क्या था इसमें, हाँ, ये हुआ हम लोगों ने। हाँ, अभी क्या किया हमने, करंट क्या था कि हम लोगों ने इंडस के पानी को उनको देना बंद कर दिया था। तो देना बंद नहीं किया था, देखो ये मतलब ये गलत बात है कि देना बंद किया था। हम लोग पानी को रखो कहाँ, पानी ऐसे उसका स्टोर कहाँ रख सकते हो बताओ, इतना पानी है, स्टोर कहाँ रखोगे। तो हम लोग क्या है ना कि अभी जैसे क्या होता है कि हमारे पास पानी का लेवल ऐसा होता है, यहाँ पे हमने स्लूइस गेट बना रखा है, गेट टाइप का। हमारा जब इंडस का पानी छोड़ना होता है, उनको इन्फॉर्म करते हैं कि भैया इतना पानी का लेवल आ गया, इतना पानी का लेवल आ गया। जितना लेवल बढ़ेगा उनको बताते जाएंगे। उसके बाद एक टाइम आएगा कि हम जैसे यहाँ पे आएगा, तो इतने यहाँ पे आ गया, तो उनको पानी दे दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है यहाँ से।
ये गेट उठा दिए, गेट उठेगा, यहाँ से पानी चला जाएगा, ये था रियल रूल। बट अब हम लोगों ने क्या किया है, ये इनको बताते ही नहीं है, ठीक है, हम लोग ये बताना बंद कर दिए और सीधा क्या करते हैं, जब मर्जी होता है इसको गेट को खोलते हैं, इसको पानी दे देते हैं। अब क्या हुआ, इधर लोग पता नहीं कब खोलेगा, तो वो लोग एकाएक पानी जाता है और हाहाकार मच जाता है, और लोग मतलब इधर उधर ऐसा बाढ़ का सिचुएशन आ गया, कोई घर डूब गया, कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक, उस टाइप का सिचुएशन। अब देखो कुछ जो हमारा ईस्टर्न रिवर है, इस पे हम लोगों ने कुछ डैम बना रखे हैं, है ना, जैसे कि रावी पे हमने जो डैम बनाया है, रावी रावी पे हमने एक डैम बनाया है, रावी पे कौन सा डैम है भाई, सॉरी रावी पे नहीं है, सतलज पे है, सतलज पे हमने डैम बनाया है, भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, इस डैम को रिवर सतलज पे बनाया गया है। दूसरा एक है कि सतलज और ब्यास, इन दोनों रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया है, जिसको हम लोग राजस्थान कैनाल भी बोलते हैं, राजस्थान कैनाल भी बोलते हैं। और ये टोटल जो है ना कि 650 किलोमीटर का ये बनाया गया है, और इसको बोलते, इस कैनाल का नाम है, सॉरी कैनाल नहीं, डैम नहीं, कैनाल है, इस कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। इस कैनाल का क्या नाम है, इंदिरा गांधी, सतलज और किस पे, सतलज और ब्यास पे इंदिरा गांधी कैनाल बना है, इंदिरा गांधी कैनाल। ये टोटल कितने लेंथ का है, 650 किलोमीटर का है, और इसे एक और नाम देते हैं राजस्थान कैनाल, क्योंकि राजस्थान के लिए पानी का बहुत ही बड़ा सोर्स है, ठीक है। तो अगर वेस्टर्न रिवर याद रखना हो तो इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बना रखा CJI, ठीक है, चेनाब झेलम इंडस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं परेशान करते, पाकिस्तान को परेशान करते हैं, इसलिए CJI ऑफ पाकिस्तान, मतलब हमारे इंडिया के CJI हैं, परेशान पाकिस्तान को करते हैं। गॉट इट। चलिए ये हमने कर लिया, इंडस वाटर ट्रीटी हमने ही लिखा है यहाँ पे, इंडस झेलम चेनाब CJI हो गया, रावी ब्यास सतलज इंडिया का हो गया। वर्ल्ड बैंक ने इसमें हस्तक्षेप किया था, वही करवाया था मीडिएटर के रूप में बन के। 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है, 20% पानी इंडिया यूज करता है। चलिए अब आते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के ऊपर। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है कि छत्तीसगढ़ ही है ना, ठीक, यहाँ पे नक्सल एरिया बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि नक्सलिज्म बहुत ही ज्यादा है। तो हम लोगों ने, हमारे इंडियन जो मिलिट्री है या फिर पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, और यहाँ के नक्सल एरिया को मारने के लिए, और यहाँ पे एक इसका जो लीडर था बसपा राजू, वो मारा गया था, ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, छत्तीसगढ़ में। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़। गॉट इट। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये क्या है बताइए। फिर से भूल गए हैं, ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या था यार, दिमाग से बहुत कुछ निकल जा रहा है। ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो देखो यार रोआ है, हम भी भूल रहे हैं, पर मैंने ढूंढ ढूंढ के बनाया है इसको। ऑपरेशन राइजिंग लायन ये था आपका, अच्छा हाँ, इजरायल, ये अच्छा ये तो वो वाला हो गया, ईरान और इजराइल वाला, मैं भूल कैसे गया इसको ये थोड़ा अच्छे से बताना पड़ेगा भैया, क्योंकि ये है ना ऐसा है, आप एग्जाम में देखोगे ना कि अगर बीपीएससी का कोई भी एग्जाम देखते हो तो बीपीएससी के एग्जाम में ना कि ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि आपको क्या बोल सकते हैं कि ईरान हो गया, इजराइल, मतलब ये नॉर्थ साउथ क्या इसको बोलते हैं यार, मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन जो है, ईरान इजराइल इन सब पे जो वॉर हो रहा है, वहाँ पे फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आ जाएगा, वहाँ पे कुछ स्ट्रेट है, उन स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर आएगा। तो ये सारा को ना एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और बीपीएससी का ना फेवरेट टॉपिक है, बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में ही आता है, ठीक है, तो इसको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप कोई भी जाकर पीवाईक्यू उठाओगे, पीवाईक्यू में जाकर देखोगे तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये ईरान और इजराइल के बाद अभी जो बहुत ही हॉट टॉपिक है ईरान इजराइल वाले में, और ये अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो समझो कि आपने बहुत कुछ मिस कर दिया भाई। तो अगर आपने करंट अफेयर कहीं से नहीं करा है तो देखिए, इसको वीडियो को देखते रहिए आराम से, और कुछ नहीं करना, आराम से बुक खोल के नोट बना लीजिए। 1.5 के स्पीड पे देखिए, मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, 1.5 के स्पीड में भी देखिएगा, तो आप आराम से 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा करंट अफेयर कवर करने के लिए, और ये पूरा मतलब कवर हो जाएगा, है ना। तो यही है, इसको आपको क्या कर सकते हैं, एक मिनट रुकना, चलिए
तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। ईरान इजराइल है, ऑपरेशन राइजिंग लायन, है ना। 3 चीज यहाँ पे होता है। एक तो है ईरान है, यहाँ पे मैंने लिख रखा था यार, देखो मेरे माइंड से निकल गया था। ईरान है, इजराइल है, यूएसए। तो जो राइजिंग लायन है ये चलाया गया था बाई इजराइल, ये जो था बाई इजराइल, ठीक है। और मेन इसका टारगेट क्या था? ईरान, ठीक है। उसके बाद इसने क्या क्या किया था? तेहरान, जो इसके बेस अटैक होते वहां पे अटैक किया था। इतना नाम नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना। इजराइल राइजिंग लायन इजराइल ने चलाया था, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर चलाया था। उसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये उन लोगों ने सॉरी यूएसए ने ईरान के ऊपर चलाया ना। यूएसए, ये है बाई यूएसए, टारगेट ईरान। तो ईरान के ऊपर 2 हो गया, एक तो यूएसए ने हैमर चलाया और इजराइल ने लायन चलाया। तीसरा, अब ईरान वाले रिटेलिएट करेंगे तो इन्होंने ट्रू प्रॉमिस चलाया, और ये चलाया बाई ईरान, और इसके टारगेट कौन थे? तो वो इजराइल। गॉट इट? ये हुआ। और ये हुआ। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट एक चीज बता देता हूँ कि इस यहाँ से ना एक क्वेश्चन आते हैं कि स्टेट और हार्डनेस का क्वेश्चन आ सकता है, बाबेल मंडल का क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो स्टेट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि एक तो होता है आपका स्टेट है, पेज, ठीक है। एक तो है आपका स्टेट ऑफ हार्मुज, मैप खोल के आप देख सकते हो, ठीक है, हार्मुज। तो इसमें क्या है ना कि ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से, पर्शियन गल्फ टू अरेबियन सी। ये इंपॉर्टेंट है, देखो मतलब करंट अफेयर कर रहे हो साथ साथ थोड़ा थोड़ा ना स्टैटिक पोर्शन भी आपका हो जाएगा इससे, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। और पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी, और एक और यहाँ पे था, क्या था? गल्फ ऑफ ओमान से, अरे क्या हो रहा है, गल्फ ऑफ ओमान से पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है, अरेबियन सी से भी और गल्फ ऑफ ओमान से भी। तो अगर इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ में NEWS, ठीक है, नॉर्थ में आपका इसका ईरान है, साउथ में 2 कंट्री है, एक तो यूएई है और दूसरा ओमान है, ठीक है। और एक चीज और बताता हूँ, ये वाला स्टेट ऑफ हार्मुज की हेल्प से पता है वर्ल्ड का 30% LPG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्टेशन इसी स्टेट के थ्रू होता है, और इस रूट को ग्लोबल एनर्जी सप्लाई रूट भी बोला जाता है, ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मुज को। तो इंपॉर्टेंट रखना, स्टेट ऑफ हार्मुज किसके लिए? पर्शियन गल्फ को एक तो अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, सेम पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। इसके नॉर्थ में ईरान है और साउथ में यूएई ओमान है, गॉट इट। दूसरा एक और स्टेट है, बहुत ही वो भी इंपॉर्टेंट है, बाब एल मंडेब, ठीक है। ये लोकेटेड है आपका यमन, और क्या नाम है, यमन है, जिबूती है उसमें, जिबूती एंड इरिट्रिया, ठीक है। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट और है, पता है, यहाँ पे एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको बोलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्री हैं बताओ? हॉर्न ऑफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है जिसमें कि एक क्या इसको बोल सकते हैं ना, इसमें 4 कंट्री आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। एक तो जिबूती हो गया, इरिट्रिया हो गया, 2 और कंट्री है, एक का नाम है, क्या नाम था, सोमालिया, ग्लोबल एरिया, और एक था इथियोपिया, 4 कंट्री आते हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, याद रखिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, गॉट इट। और ये बाबेल मंडल क्या करता है? यमन इसे और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 2 कंट्री जिबूती और इरिट्रिया को कनेक्ट करता है, इसको हो गया, इसके बीच में लाई करता है। और ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। रेड सी, ये जो बाबेल मंडल है
अब अगर मैप वर्ल्ड मैप देखोगे तो वहाँ पे आपको वायुमंडल का लोकेशन देखोगे तो एक साइड रेड सी और गल्फ ऑफ एडेन को उसके लिंक प्रोवाइड करता है ये। तो अगर हम देखें रेड सी और एक है आपका गल्फ ऑफ एडेन, और रेड सी के बीच में जो जो कंट्री है, बॉर्डरिंग कंट्री आता है, उसको हम लोग शॉर्टकट से याद रखते हैं देसी, DESSEY। ठीक है। देसी में कौन कौन आता है? देसी में आपको D फॉर आ गया आपका जिबूती, E फॉर इरिट्रिया, है ना, जिबूती, इरिट्रिया, और ये एक E फॉर आपका इजिप्ट हो जाएगा, एक फॉर सऊदी अरेबिया, और एक हो गया सूडान, और ये यमन। ठीक है। जिबूती, इरिट्रिया, साउथ सूडान, है ना, सॉरी सऊदी अरेबिया, सूडान, इरिट्रिया, और ये वाई फॉर यमन। ओके। अब देखो ये कर लिए। कुछ और वर्ल्ड का न्यूज में अगर आना चाहो, डेविल हंट हमने किया है, नहीं किया अभी। डेविल हंट अभी कहाँ करेंगे? डेविल हंट चलिए ये हो गया। अब आइए ऑपरेशन युद्धा बोदिन। देखो जितना भी करंट बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या कर रहा है, बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्जाम में अगर आएंगे यही सारे क्वेश्चन आएंगे। और मैं शॉर्ट में वन लाइन में नहीं बता रहा हूँ, वन लाइन में बताऊंगा तो बहुत जल्दी वीडियो खत्म हो जाता है। अभी देखो ना वीडियो कितने देर का बन गया, 31 मिनट का वीडियो बन गया। अगर इसको 15 मिनट में आप निपटा दोगे, मुझे पता है 2 के स्पीड पे आराम से आप देख सकते हो इस वीडियो को, बट मेरा जो है स्पीड यही रहेगा, आराम से करेंगे अपन, धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, और जितना हो सके आज मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। चलो अब आओ, एक है ऑपरेशन युद्धा बोदिन। युद्धा बोदिन क्या है ना, थाईलैंड आर्मी है और ये लड़ाई कर रहे हैं। बहुत मुझे सुनकर ना इसके ऊपर हंसी आता है कि एक सेक्रेट लैंड के लिए, इसको बोलते हैं ना बैटल फॉर द सेक्रेट लैंड के लिए, ये थाई आर्मी और थाई और ये क्या नाम है इसका, थाई है और एक कंबोडिया, इन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। बुद्धा का देश होकर के बुद्ध का क्या कहना था, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लोग इस जमीन की लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है। बैटल फॉर द सेक्रेट लैंड, इसमें क्या है, रॉयल थाई आर्मी है और एक कंबोडियन फोर्सेस है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। तो याद रखिए युद्धा बोदिन किसके बीच में है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। ओके। चलिए अब आते हैं ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में चलाया गया एक ऑपरेशन है। इसमें क्या किया गया था बताइए? बांग्लादेश में किनको भगाया गया है? बांग्लादेश से शेख हसीना को भगाया गया है। बांग्लादेश से शेख हसीना को किसने भगाया है? तो मोहम्मद यूनिस ने भगाया है। मोहम्मद यूनिस का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? तो जो भी आप लोग ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट देखते हो ये इन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है। और इनको एक चीज और बताता हूँ, ये मोहम्मद यूनिस को ही एक बार 2005 या 6 के आसपास ही है, शायद 2006 होगा, हाँ 2006 ही था। 2006 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। ग्रामीण बैंक और ये माइक्रो फाइनेंस के फील्ड में ना बहुत ही बड़ा इनका काम है, माइक्रो फाइनेंस। इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, समझ सकते हो ऐसा। और इन्होंने अभी शेख हसीना को भगाया है। ओके। तो याद रखना ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश में चलाया गया है। अब हमने ये देख लिया नोबेल प्राइज उसको मिल चुका है, तो अब चलिए नोबेल थोड़ा कर लेते हैं। नोबेल का पेज लगाए हैं या नहीं लगाए देखना पड़ेगा। क्या हुआ, नोबेल का पेज हुआ, चलो नोबेल नहीं है। नोबेल अभी 25 वाला मिला नहीं है, तो 24 वाला ही करेंगे अपन। ठीक है। तो 24 में जो नोबेल मिला है, देखो नोबेल 5 चीजों में मिलता है। नोबेल का जो नोबेल प्राइज अगर देखोगे ना, तो नोबेल प्राइज को 5 फील्ड में दिया जाता है। अभी एक ऐड किया गया 6ठा फील्ड। ठीक है। तो बट स्टिल हमें इतना पता है कि नोबेल पहले जो मिलता था 5 फील्ड में ही मिलता था। अभी उसको एक ऐड किया जो मेडिकल वाला फील्ड है। मेडिकल जो है मतलब ऑफिशियली रूप से ये नोबेल मतलब क्या उसको बोलते हैं, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा बिल में नहीं लिखा गया था। नोबेल, आपको पता है नोबेल प्राइज के बारे में क्या है? नोबेल प्राइज बेसिकली एक हमारा अल्फ्रेड नोबेल उन्होंने इसका आविष्कार किया था, रुको, डायनामाइट का आविष्कार किया था, RDX जिसको बोलते हैं ना, RDX का आविष्कार किया था। तो ये तबाही का जनक था। इन्होंने देखा तबाही, तो इन्होंने क्या किया, अपने बिल में लिखा था कि मेरे जितने भी पैसे हैं, जो भी इनकम होगा, जो भी इन फ्यूचर जो भी होगा, उन सब से लोगों को मानवता के क्षेत्र में जो कुछ फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर और फिर नोबेल पीस प्राइज, इन सब के फीस में और दिया जाता है आपको। ठीक है। नोबेल दिया जाएगा। लास्ट में अभी रिसेंटली ऐड किया गया था प्राइज इन इकोनॉमिक सर्विस। तो 6 फील्ड में, जैसे कि एक होता है, आपको बता ही देता हूँ। एक तो फिजिक्स हो जाएगा,
दूसरा आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, और तीसरा आपका हो जाएगा फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये बाद में ऐड हुआ, ठीक है। उसके बाद यही ऐड हुआ था ना शायद, यही हुआ था। चौथा आपका है लिटरेचर के फील्ड में, पांचवा पीस प्राइज, और छठा इकोनॉमिक सर्विस। अलग अलग कंपनी इसको देता है, ठीक है। अब देखो फिजिक्स वालों को जो देता है ना, उसका नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है। ये केमिस्ट्री को भी वही देता है, फिजिक्स वाला ही देता है, जो है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ही देता है। उसके बाद ये जो मेडिसिन वाला है, इसको कोई और देता है, इसका नाम है कैरोलिनस्का इंस्टीट्यूट, द कैरोलिनस्का इंस्टीट्यूट। इसका लिटरेचर के फील्ड में बात देते हैं, उनका नाम है स्वीडिश एकेडमी, द स्वीडिश एकेडमी। पीस प्राइज के लिए एक नॉर्वे के कुछ 5 लोगों का एक मेंबर होता है, 5 मेंबर कमेटी होता है, वो लोग ही ये लोग इसको पीस के लिए नॉमिनेट करते हैं। जैसे उनमें होता है क्या, उसका नॉर्वेजियन पार्लियामेंट बोल सकते हैं, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद फिर देते हैं। इकोनॉमिक सर्विस के लिए रॉयल स्वीडिश, वो ऊपर वाला द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये देते हैं। इसके लिए इकोनॉमी के लिए भी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये देते हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो अवार्ड मिला नोबेल प्राइज, वो फटाफट कंप्लीट करते हैं। 24 जो नोबेल प्राइज मिला, पीस प्राइज मिला है निहोन हिदान को, जापान के हैं, इनको दिया गया है, ठीक है। और इनको दिया गया, क्यों दिया गया है, बिकॉज वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन से वर्ल्ड फ्री, इसलिए इनको दिया गया। ये एक तरीके का ना उस टाइम के नोबेल जो इनके फैमिली में जो थे, सर्वाइवल ऑफ नागासाकी हिरोशिमा में जो एटम हुआ था उसमें भी है, ठीक है। इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टडी इन्होंने किया है, और इन्होंने बताया है किस तरीके से हम वर्ल्ड को एक न्यूक्लियर वेपन से फ्री बना सकते हैं। चलिए, पीस प्राइज हुआ। पीस हमारे इंडिया में, पता है आपको इंडिया में नोबेल पीस प्राइज किनको दिया गया? इंडियंस को 2 लोगों को शायद मिला है पीस प्राइज, ठीक है। सबसे पहले तो है हमारे, क्या नाम उनका, मदर टेरेसा, यस भूल गया था। एक तो है मदर टेरेसा, आपको ये पता है मदर टेरेसा कहाँ की हैं, उनका बर्थ कहाँ हुआ है? वो इंडियन नहीं है। हाँ, भले उनका डेथ इंडिया में, उनका वर्क इंडिया का कलकत्ता में रहा है मोस्टली जगह पे, बट मैसेडोनिया से आते हैं ये। इनका जन्म जो हुआ था मैसेडोनिया में, नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ है। अभी हम लोग उस समय उसका कुछ और नाम था, स्कॉपजी या कुछ नाम था, अभी उसको हम नॉर्थ मैसेडोनिया बोलते हैं। और ऑटोमन एम्पायर के उसमें गए थे वो, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था 1910 में हुआ था। नोबेल प्राइज इनको मिला था 1979 में, आई गेस करेक्ट हूँ मैं, हूँ हाँ शायद मैं करेक्ट हूँ। और इनका डेथ हुआ था 1997 में हुआ था, डेथ हुआ था, क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। मदर टेरेसा के बाद इनका डेथ हुआ था 1997 में, ठीक है। दूसरा जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है हमारे इंडियंस को, वो है कैलाश सत्यार्थी, इनको रिसेंटली मिला था। और इनके साथ एक और लोग को मिला था जो पाकिस्तान की थी, ठीक है। उनका नाम आप बताइएगा, सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी इनको दिया गया। इनका भी जन्म इंडिया में विदिशा में हुआ था, विदिशा जो कि आपको बोल सकते हैं इधर है, साउथ इंडिया में है। और इनका मेन फाइट क्या था कि इन्होंने चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में राइट टू एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है। इसके साथ एक और थे, मलाला, पाकिस्तान की थी, इनका नाम चलो आप ही बताना, उनको दिया गया था साथ में, इन दोनों ने एक साथ शेयर किया था पीस प्राइज को उस साल। ये हो गया 24 की बात। लिटरेचर के फील्ड में ह्यांग कांग को मिला है, साउथ कोरिया की हैं, ठीक है। इनको इंटेंस पोएट्री जो बोला जाता है कि बच्चे का जो ट्रॉमेटिक होता है, ह्यूमन लाइफ को दिखाया एज ए ट्रॉमा, बच्चा जो होता है वो बहुत ही फ्रेजाइल होता है, किड एज अ किड, उसके एक पोएट में दर्शाते हैं, अपने कविता में दिखाते हैं, ठीक है। इनको हैंग कांग को मिला लिटरेचर के फील्ड में। केमिस्ट्री में मिला डेविड बेकर को, जो यूएस के हैं, और इनको दिया गया प्रोटीन डिजाइन के लिए, कंप्यूटेशन और प्रोटीन डिजाइन के बारे में।
ये इनको मिला, जैसे कि केमिस्ट्री का जब नोबेल प्राइज मिला तो आधा इनको मिला हिस्सा और आधा में ये 2 लोग थे, 1/3 और 1/3 ये होगा ना, सॉरी 1/4 एंड 1/4, गॉट इट। ये हाफ ये थे और 1/3 ये थे। अब देखो इसमें क्या है, एक है डेमिस हैबास, ये यूके के हैं, और जॉन एम जम्पर, ये भी यूके के हैं। इनका भी क्या था, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन में था और ये था कंप्यूटेशन और प्रोटीन डिजाइन में, ठीक है, केमिस्ट्री का फील्ड। अब इनको याद रखना तो कैसे याद रखो, केमिस्ट्री में कैसे नोबेल प्राइज मिला, एक तो बेकर, बेकिंग की है हम लोगों ने, ठीक है, या थोड़ा ऐसे याद रखेगा, बेकिंग हसाबुल्ला जम्पर, बेक करके हंस करके जंप किया, ओके, केमिस्ट्री का ऐसे याद रख सकते हैं आप। चलिए आते हैं फटाफट फिजिक्स में, ज़्यादा इसमें बस याद रखना है। केमिस्ट्री में हाँ, इंडियन कुछ किसी भी इंडियंस को लिटरेचर के फील्ड में मिला है क्या, लिटरेचर मैंने बताया नहीं ना यहाँ पे, लिटरेचर के फील्ड में मिला है किसी को, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था, 1913 में मिला था, ओके। और केमिस्ट्री के फील्ड में भी मिला है किसी लोगों को, चलिए केमिस्ट्री छोड़िए, इम्पोर्टेंट रविन्द्रनाथ टैगोर थे, मदर टेरेसा थे, इंपॉर्टेंट था, वो मैंने करा दिया। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स के फील्ड में आप फिजिक्स में देखे होगे ना, अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला था फिजिक्स के फील्ड के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था, उनको मिला था थियोरेटिकल फिजिक्स के फील्ड में, स्पेशली द डिस्कवरी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये पढ़ना जरूरी है, जाकर के पढ़ लीजिएगा एक बार साइंस में। इंडियंस हैं जो कि कुछ जिनको मिला, सी चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, और उनका ही एक और थ्योरी है रमन इफेक्ट, वो भी, ठीक है, 1930 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इन दोनों को थोड़ा सा जाके पढ़िएगा। दूसरा हमारे जो इंडियन है जिनको मिला है ये केमिस्ट्री फिजिक्स के फील्ड में, सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, 1983 में मिला था। इनको मिला था किस लिए, स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार के स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमी के फील्ड में अभिजीत बनर्जी को मिल चुका है सोवरेन रिस्क वन प्राइज इन इकोनॉमिक सर्विस इन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अमर सेन को मिला है इकोनॉमी के फील्ड में, एक मैंने पेज स्किप किया गया, याद नहीं किया, केमिस्ट्री हो गया, उसी को मेंशन कर रहा हूँ ना, चलो ठीक है। एक बार एक पेज 2 बार लग गया। चलिए अमर सेन को भी मिला 1988 में, अभिजीत बनर्जी को मिला है रिसेंटली 2019 में, ये सब इकोनॉमी के फील्ड में इनको मिला है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक होता है आपका एबल प्राइज, है ना, एबल प्राइज, इसको मैथमेटिक्स का नोबेल बोला जाता है, हमने नोबेल पढ़ लिया, मैथमेटिक्स का नोबेल बोला जाता है एबल को, और ये दिया गया मसाकी काशीवारा को, ठीक है। अब आते हैं पद्म भूषण, ये थोड़ा अवार्ड जब देखिए नोबेल देख लेते हैं, पद्म भूषण वगैरह देख लेते हैं। तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, 3 पुरस्कार होता है जो हमारे इंडिया में भारत रत्न के बाद दिया जाता है। तो देखो पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है ना, सबका लिस्ट नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, 7 को क्यों याद रखो भैया, उतना कौन याद रखेगा, याद रखो बिहार में कौन थे जिनको मिला था। बिहार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जिनका नाम है श्री शारदा सिन्हा, उनको पोस्ट मौसी मिला अवार्ड, ये वाला पद्म भूषण विभूषण, और उनका जो फील्ड है आर्ट के फील्ड में कर देते हैं, उनको बिहार का कोकिला बोला जाता है, स्वर कोकिला बोला जाता है, फोक क्यों ना भारत बोला जाता है, ठीक है। बिहार की लता मंगेशकर भी इनको बोला जाता है। इनको कुछ पुरस्कार मिला, बिहार कला पुरस्कार, भोजपुरी रत्न, मिथिला विभूति सम्मान का रिसेंटली डेथ हुआ है, तो हो सकता है बीपीएससी इस पर क्वेश्चन इनसे बना दे, तो ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, है ना, तो छूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं सोचा कि चलो पद्म भूषण वगैरह कंप्लीट करा ही देते हैं पूरी तरीके से। और एक चीज और, इनको हाँ, इनका जो ये सुपौल से आते हैं जिसका नाम है हुलसा विलेज, गांव का नाम है हुलसा, और इनको भोजपुरी की सीता भी अवार्ड दिया गया है, एक अवार्ड है भोजपुरी की सीता, ये मिल चुका है शारदा सिन्हा को, और इनका एक और मिला था सांस्कृतिक दहौरा, ठीक है। उसके बाद इन्हीं को पद्मश्री मिला 1991 में, संगीत नाटक अकादमी पर 2000 में मिल चुका है, पद्म भूषण भी 2018 में मिल चुका है, पद्म विभूषण मिल चुका है इनको, ठीक है। ये पोस्ट मौसी मिला, इनका बर्थ अक्टूबर 1992 में हुआ था और इनका डेथ हुआ 5 नवंबर 2024 को, इट माइट भी इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब देखो इनके बारे में आपको अगर शारदा सिन्हा के बारे में अगर नहीं जानते हो तो जानना बहुत जरूरी है। ये मतलब ऐसे थे ना, मतलब इनका जो इतने सुंदर छठ के गाना इन्होंने जो गाया है, वो गई हो सूरज देवा, ऐसे इतना अच्छा अच्छा गाना इन्होंने गाया ना, मतलब कैसा लगता है कि वाह, मतलब जो अगर मन को शांति चाहिए तो शारदा सिन्हा को सुन लो। देखो एक हम अगर ज्यादा नहीं देते हैं, बट अगर आप जानना चाहते हो बिहार के बारे में, और तो बहुत लोग ना भोजपुरी को हो गया या फिर मतलब ऐसे नेगेटिव रूप में बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो चुका है। अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो मैं बताता हूँ,
भोजपुरी के बारे में। भोजपुरी में भोजपुरी का एक शेक्सपियर है हमारे यहाँ के, पता है आपको कौन है वो भोजपुरी के शेक्सपियर? नाम बताऊंगा तो मतलब आपको भी लगेगा कैसे हो सकता है यार, मतलब भोजपुरी में शेक्सपियर कौन है? अगर आपको नहीं पता है तो मतलब आपको बिहार का हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है ना। भोजपुरी का शेक्सपियर पता है कौन है? बताओ, एक नाम आपने सुना होगा। बताओ, नाम सुना है कभी भिखारी ठाकुर का? ये वो आदमी है 1887 में, जो आजकल जो बिहार में अब तो बंद हो गया मोस्टली, लौंडा नाच का देखो, इन्हीं का दिया हुआ है लौंडा नाच। ये ठाकुर समाज से आते हैं जो कि हजामत बाल बनाते हैं ना, वो जो जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसका फैंसी मीडियम, उसको बार्बर, हेयर ड्रेसर, डिफरेंट डिफरेंट नेम यू गाइस पीपल ना, जैन जी। तो ये आए वो उस कम्युनिटी से आते थे और इनका पढ़ने में मन लगा शुरुआत में। इन्होंने क्या किया कि अपना बहुत कम पढ़े लिखे, फिर भी उन्होंने 29 से ज़्यादा किताब लिखा है अपने बारे में, इसके बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने बुक्स के बारे में, इन कहानियाँ, फिर बहुत सारे गाने लिखे इन्होंने। इनको भोजपुरी का भारतेंदु भी बोला जाता है, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का भारतेंदु। अगर आप जानना चाहते हो इनके बारे में तो इन्होंने क्या बोलते हैं, जो नुक्कड़ नाटक का स्टार्ट किया था बिहार में, ये इन्होंने खुद स्टार्ट किया था। इनको बिहार रत्न का अवार्ड भी मिल चुका, 29 से ज़्यादा किताब लिखे जा चुके इनके ऊपर। और इनका एक गाना सैया गायनी प्रदेश को बलम, मतलब ऐसा भोजपुरी को इन्होंने इतने मिठास के रूप में प्रेजेंट किया ना, आज तो फुहरता ही भर गया। और उस टाइम के बता रहा हूँ इनके बारे में, भिखारी ठाकुर के बारे में। और इनका अपना एक नाटक मंडली था उस समय, और बहुत जगह नाटक करते थे। और नाटक में ना पहले ये था कि फीमेल्स नहीं मिलते थे, तो फीमेल्स नहीं मिलने के चक्कर में क्या करते थे, मेल को ही फीमेल का रोल देते थे और उन्हें साड़ी पहनाया था, पूरे कपड़े दिए थे, ड्रेसअप किया गया, लाली रखा। लाली लाली जानते हो? लाली लाली मतलब लिपस्टिक होता है, ठीक है? तुम लोग नहीं समझ पाओगे लाली का मतलब क्या था। लाली जो उस पहले के लोग लिपस्टिक को लाली बोलते थे, अब तो केमिकल हो गया, पता नहीं कितने तरीके का क्या मैट पैट क्या बनाते हैं लोग, वो सब हो गया। चलो ये हुआ। फिर इनके यहाँ तो वो जो महिलाएं, लड़के को महिला बनाया जाता था, और उसमें जैसे कि कपिल के शो में देखा जाता है ना कि आधे लड़के को लड़कियां बना दिया गया, ठीक है? वो पहले से चलता आ रहा है हमारे यहाँ, ठीक है? तो उन्हीं के यहाँ जो लौंडा नाच होता है, इन्हीं के डांस पे इनका बोला जाता है। भिखारी ठाकुर का जो लास्ट डांसर थे, एक और नाम है आपको बताता हूँ, रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी, कभी बिहार का हिस्ट्री पढ़ो ना, मतलब कि ऐसे इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो कभी कभी। भिखारी ठाकुर, रामचंद्र, ऐसे ऐसे लोग हैं मतलब कि लगते हैं यार, मतलब हाँ है कुछ लोग। इनको लौंडा नाच डांस का बहुत ही लास्ट डांसर बोला जाता था। इसमें बोला था कहता भिखारी मनवा कर लहो अरमा, मतलब ऐसे। राहुल, इनका नाम भिखारी ठाकुर का तो राहुल संकीर्तन ने बहुत कुछ उनके बारे में बताया है, ठीक है? उसके बाद भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी को मतलब ऐसे लिखा है, मतलब कि सोने के कलम से भोजपुरी का इतिहास लिखा है। एक एक ऐसा ऐसा चपाई लिखा है ना कि आप मतलब एक सबसे पहले उसमें ना, हमारे यहाँ बिहार में पहले कैथी लिपि चलता था, कैथी लिपि में लिखते थे। कैथी के बारे में अभी किसी को पता नहीं होगा। अभी जो रिसेंटली जमीन का सर्वे हो रहा था, लोग कैथी के बारे में सोचे, कैथी भी कुछ होता है। तो कैथी भाई एक ऐसा लिटरेचर है बिहार का जो कि बहुत एंशियंट टाइम से चलते आ रहा है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा कंबाइन, तो कैथी लिपि में सारे जमीन का कागज मिल रहे हैं आपको, ठीक है? तो इसका बारे में किसी ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। तो ये है। और इनका कुछ दूध है, सॉरी दूध बोल रहा हूँ, इनका एक बुक है, बुक का नाम है, भिखारी ठाकुर का मैं बता रहा हूँ, 5 सेर दूध। 5 सेर दूध, जानते हो? इसमें अरे यार सॉरी, क्या मैंने गलत बोल दिया यार। बुक का नाम है यार गवर घिचोर, गवर घिचोर, एक बुक का नाम है। और पता है इस बुक में एक आज की जो महिलाओं के बारे में उन्होंने लिखा है कि मतलब अभी जो आप लोग बात करते हो ना, इसकी क्या बोलते हैं यार उसको, वुमन एम्पावरमेंट एंड क्या उसको बोल सकते हो, आई एम नॉट गेटिंग माई वर्ड, क्या उसको बोल देंगे, जो आज की विमेंस जो हम अपने पावर की लड़ाई लड़ती है, उसमें इन्होंने 5 सेर दूध नाम से एक लिखा था कि देखो, घर में रहे दूध 5 सेर। इसका मतलब इतना डीप मतलब है कि आज के लोग मतलब आज के लोग उसको मतलब डिकोड नहीं समझ नहीं पाएंगे, मतलब बहुत। और घर में रहे 5 सेर दूध, केहू जोरन दिहल दाल, है ना? केहू था, केहू जोरन
दी हल केहू जोरन दिहल एक धार। का पंचायत होइत बा, का पंचायत होखत बा, होखत बा होता है ना भोजपुरी में, होखत होता है। घीव साफे भइल हमार, मतलब समझ रहे को। घर में रखा था 5 सेर दूध, कोई आके सिर्फ 1 बूंद जोरन डाल दिया। क्या पंचायत कर रहे हो भाई, दूध मेरा है तो मेरा ही घी होगा, जोरन डालने वाला का नहीं होगा। समझ रहे हो। एक महिला, उसके पेट में एक बच्चा के लिए सिर्फ 1 बूंद कोई करता है और बोलता है वो बच्चा मेरा है, नहीं वो महिला का है। इतना बड़ा डीप मीनिंग के साथ इन्होंने लिखा था। वो मतलब ऐसा चीज है ना कि आप जब कुछ कुछ पुराने बुक्स को पढ़ोगे, जैसे कि आजकल तो मतलब क्या मूवी एक चल रहा है अभी, क्या बोलते हैं अभी, मैंने तो देखा नहीं उसका, एक मूवी है यार अभी, कुछ एक है, मतलब ऐसा कुछ एक मूवी है, उसके लोग पागल हो जा रहे हैं। ये है शायद सही आ रहा ही है, कुछ ऐसा मूवी का नाम है। लोग पागल हो जा रहे हैं इसके लिए। भाई मतलब जानना सुनना है तो कुछ अच्छे से चीज पढ़ लो, अच्छा चीज कर लो, ठीक है। अभी कुछ बुक्स में जैसे कि एक होता है, क्या था, भिखारी ठाकुर, एक बुक का नाम था यार, जो मतलब ऐसा बुक है मतलब कि एक आप सरकारी चाय के लिए, सरकारी चाय के लिए ये बुक पढ़ा करो, मतलब ऐसे बुक पढ़ा करो। फिर एक है आपको, इसमें एक है, एक सरकारी चाय के लिए इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, इस जमाने में सफल परिणाम ही प्रयास का प्रमाण है, वरना कौन पूछता है उन थके हारे लड़कों से जिन्होंने पूरी जवानी खर्च कर दी सरकारी चाय पाने की मेहनत करने से। मतलब ये ऐसे ऐसे लाइन्स, कुछ बुक है का चंदपुर की चंदा, उसमें अतुल कुमार राय ने लिखा है, मतलब मैं उनको करीबी से जानता हूँ। मतलब वो मतलब उनकी कुछ कुछ उसमें लाइन्स ऐसी ऐसी, मतलब दिल को बहुत ऐसा लगता है कि तुम लोग उस बुक्स को पढ़ोगे हिंदी में। जैसे कि अभी लोग है ना कि क्या बोलते हैं उसको, शेक्सपियर और ये बुकर प्राइज, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानो। चलो ज्ञानपीठ के बारे में बताएं, वो मैंने मेंशन किया होगा यार, पद्माश्री, चलो ये तो बाद में, चलो बुक्स के बारे में बाद में आएंगे, थोड़ा डेविएट हो गए थे, है ना। तो अगर हिस्ट्री को जानना है थोड़ा अच्छे से जाना करो, अच्छे से पढ़ा करो। तो पद्मा विभूषण मिला था किनको, शारदा सिन्हा को। पद्मश्री मिला है, इनको मिल चुका पहले भी 1991 में। संगीत नाटक अकादमी मिला है, पद्मा भूषण मिल चुका है, ठीक है। अब आते हैं पद्मा विभूषण के बारे में। पद्मा विभूषण मिला है शारदा सिन्हा को, और भी 7 लोग हैं, उनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा तो शारदा सिन्हा ही आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और पद्मा भूषण मिला है 19 लोगों को मिला है, जिनमें सुशील कुमार मोदी पोस्ट मौसी भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बहुत कुछ हिस्ट्री है, लोगों को बहुत कुछ इनके बारे में नहीं बताया गया, बहुत कुछ बताया गया, बहुत कुछ छिपाया गया। इनका डेथ फिलहाल कैंसर से हुआ था। तीसरा एक बिहार का, इंडिया का जो अवार्ड है पद्मश्री, ये 3 लोगों को दिया गया है, कुणाल किशोर, हेमंत कुमार और भीम सिंह भावेश। कुणाल किशोर के बारे में आपको बताऊं, ये आईएएस ऑफिसर थे, शायद आईएएस आईपीएस थे। इनका क्या बोल सकते हो, ये महावीर मंदिर ट्रस्ट है, चलता है, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। हेमंत कुमार को दिया गया है एक पति, और तीसरा दिया भीम कुमार भावेश को। भीम कुमार भावेश एक ऐसा मतलब है, मतलब कि आपको कहो ना तो ये जो एक कम्युनिटी होता है, जो कि मांझी कम्युनिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, मुसर कम्युनिटी बोला जाता है, मांझी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ ये काम किए हैं और इनके लिए अभी भी काम कर रहे हैं, और उनको एम्पावरमेंट ऑफ और मांझी कम्युनिटी के लिए। हेमंत कुमार सोशल रिफॉर्मर्स हैं, इनको मिला सोशल रिफॉर्म एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है। सॉरी मतलब सॉरी हेमंत कुमार नेफ्रोलॉजिस्ट है, मेडिसिन के फील्ड में नेफ्रोलॉजिस्ट है, और भीम सिंह भावेश हैं आपके सोशल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटी मुसर कम्युनिटी में वर्क करते हैं। तीसरा है लता मंगेशकर अवार्ड, ये दिया कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। अब आते फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, ये 3 बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया अट्टम को, बेस्ट डायरेक्शन ऊंचाई को, बेस्ट एक्टर रोहित शेट्टी कंतारा मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन एंड मानसी पारेख, ठीक है। आईफा अवार्ड पे आते हैं अपन फटाफट। आईफा के बारे में इंपॉर्टेंट ये भी है, आईफा नेशनल फिल्म, हाँ एक चीज और बताता हूँ आपको, नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ना, ये नेशनल फिल्म अवार्ड कौन देता है, ये देता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, है ना। तो अभी अगर आप देखोगे तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, हाँ ठीक है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ।
अभी नेशनल फिल्म अवार्ड, हाँ, यही देता है, नेशनल फिल्म अवार्ड जो देता है हमारा क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर। और हमारे जो फिलहाल में ये आपको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, वो कौन है आप खुद बताओगे, नहीं तो फिर ठीक है, ये है शायद ये फिल्म अवार्ड दिया जाता है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। और ये शायद अभी हमारे हैं शायद वो क्या नाम है यार उसका, हिमाचल वाले जो सांसद है वो अनुराग ठाकुर, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। आईफा अवार्ड के बारे में आते हैं। 25 अभी दिया गया था, तो 2025 में 25 आईफा अवार्ड दिया गया बेस्ट फिल्म लापता लेडीज को, बेस्ट डायरेक्शन किरण राव को, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए। चलिए भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड पे आते हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी ले चुके हैं हम, 1 घंटा होने वाला, सोच रहे हैं वीडियो को बंद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे। 2 वीडियो में आराम से कंप्लीट पूरा करंट अफेयर हो जाएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आती है, 50th अभी दिया गया था, और 2025 में गुलजार को दिया गया इनको, और एक जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया। दोनों लिखते हैं, पर अभी प्रेसिडेंट के पास सिर्फ ये गए थे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, गुलजार जी उसमें बीमार थे, तो पीआईबी में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में एक नोटिफिकेशन में निकला था, प्रेसिडेंट ने ये बोला था गुलजार जी आ नहीं पाए, बट स्टिल हम उनकी हेल्थ की कामना करते हैं, पर ये आए थे जगत गुरु। एग्जाम में कुछ पूछ सकता है ऐसा कि कौन आए थे राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के लिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, ओके। और 24 में जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 57 था, वो विनोद कुमार शुक्ला को मिला था। हाँ, इनका एक बुक है विनोद, अभी हिंदी के बारे में थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, फिर से मैं वहाँ पे जाऊँगा, अभी इनका नाम देख के मुझे याद आ गया। एक विनोद कुमार शुक्ला का एक बुक है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ना, उसका नाम है दीवार में खिड़की थी, है ना। ये अवार्ड उसके लिए भी नहीं मिला, बट एक बुक है, सॉरी, दीवार में एक खिड़की थी, है ना, वही था बुक का नाम। हाँ, दीवार में खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये आजकल जो जेनजी है ना, वो क्या सीखता है पता है, बॉडी काउंट। क्या होता है भाई बॉडी काउंट, भाई ये सब बुक्स पढ़ा करो। अभी बॉडी काउंट वाले लोग आजकल पागल हो रहे हैं सैयारा मूवी देखकर, ट्रू लव उनको मिल रहा है आजकल सैयारा मूवी में। ट्रू लव बाबू भैया पढ़ाई कर लो, ठीक है, पढ़ाई नहीं करोगे तो जो भी ट्रू लव तुम्हें दिख रहा है ना, वो सारा फॉल्स लव में कब बदलेगा, और ट्रू लव किसी और का ट्रू लव बन के मायके में होगा तुम्हारे, कहीं और वो होगी, ठीक है। तो चुपचाप पढ़ाई कर लो, अच्छा पढ़ना भी है, मूवी वगैरह अलग चीज़ है, कुछ अच्छा पढ़ा करो, हिंदी की कुछ किताबें बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, पढ़ा करो। फिर चंद आपको मैंने कुछ देर पहले बताया ही था आपको, हाँ, चांदपुर की चंदा के बारे में, ये दीवार में खिड़की थी, विनोद कुमार शुक्ला का बुक है, बेस्ट बुक मुझे लगता है भाई, इसको पढ़ के देखना। पतली सी किताब है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, पर एक दिन में ट्रेन में ट्रैवल करो, कहीं भी ट्रैवल करो, ऐसे छोटे मोटे बुक्स लिया करो, पढ़ लिया करो, पढ़ के निपटा दिया करो। अच्छा कहानी मतलब ऐसा होता है ना कि अच्छा कहानी होता है, ये सब जेनजी को समझ नहीं आने वाला, तो जो ओल्ड जैसे 1990s वाले जो है ना वो लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, साहित्य अकादमी अवार्ड देखते हैं। युवा, 2 चीज़ मिलता है, एक युवा बाल साहित्य मिलता है, युवा होता है जो 30 से 35 साल से कम एज के बुक्स लिखते हैं, ये मतलब, और ये एक होता है जो जैसा किताब होता है बच्चों के लिए लिखा जाता है, बच्चों तो 7 से 12 साल के बच्चों के लिए लिखा, बच्चों ने नहीं लिखा, बच्चों के लिए लिखा गया वो होता है। इसमें हिंदी में 1/12 सुशील कुमार शुक्ला का इनको मिला है, मैथिली में चुक्का, और भी लोगों को 23-24 लैंग्वेज में मिलता है, बट स्टिल मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मोनी कामत को दिया गया 2-3 जो हिंदी में है, फिर एक है युवा अवार्ड में, फिर उगना पार्वती टिड़के का है, और बनारस आहम ये मैथिली में है, और नेहा झा मनी को मिला है, ठीक है। ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो है मिलता है 22 लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में, ठीक है, जो होता है 22 लैंग्वेज में और इंग्लिश में, ये भी है 24 लैंग्वेज में दिया जाता है बेसिकली, 22 लैंग्वेज प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी साहित्य अकादमी अवार्ड, ओके। लैंग्वेज थोड़ा याद रखिएगा, सर एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, बाद में मत बोलना भैया कि एग्जाम में पूछ दिया मैंने बताया, फिर आप मास्टर तो ऐसे ही बता दिया था, भाई ऐसे कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो भी लाइन में बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ इस बुक में दीवार में खिड़की थी, इसमें फर्स्ट पेज पे ना एक पोएम है, उपन्यास से पहले एक कविता रहती थी भैया, मतलब उस लाइन उस कविता को समझ नहीं पाओगे, पहली बात तो समझ नहीं पाओगे, जब समझोगे तो तुम पागल हो जाओगे, ऐसा ऐसा लाइन रखा हुआ है उसमें, लिखा हुआ इतना बड़ा कंघा उनके सुहावने बालों में ऐसे ऐसे चला रहे, तुम कंघा चलाओ, मतलब ऐसे कहानी लिखी है, मतलब क्या ही बताऊं। मुझे मत बताओ कि लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा, मुझे बताओ कि तुम
ये तुम्हें बताने में इतने सहज क्यों थे, मतलब ऐसे ऐसे कुछ कुछ लाइन्स है ना उसमें कि तुम ऐसा लगेगा वाह भैया वाह। ठीक है। और विनोद कुमार शुक्ला कुछ और बुक है, क्या नाम था यार इसका, नौकर की कमीज पढ़ा करो। और हाँ, ये विनोद कुमार शुक्ला जी के बारे में एक चीज और मैं बताता हूँ, यहाँ पे भी आए तो बता ही देते हैं। ये छत्तीसगढ़ से हैं और ये पहले छत्तीसगढ़ के लोग हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है। और ये हिंदी में जो मिला है, ये इनका एक हिंदी के मतलब कि कभी लिखने वाले लेखक हैं। तो ये 12वें जैसे हिंदी के राइटर है जिनको ये अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। इससे पहले 11 लोग को मिला था, ये 12वें बने हैं। ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आते हैं बुकर प्राइज, फैंसी अंग्रेजी मीडियम बुकर प्राइज। आप लोग ये पढ़ो, याद करो। बुकर प्राइज के बारे में बेसिकली कहा जाता है ना कि अगर आपने किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कोई बुक्स लिखी है और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है, और दो चीजें, उसका बुक यूके में या आयरलैंड में पब्लिश होना चाहिए। मतलब आपने इंडिया में कोई बुक लिखी, इंडिया में पब्लिश हो गया, हिंदी में लिखा हो, मैथिली में लिखा हो, बंगाली में लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, मैटर नॉट। कोई एक लेखक आए, उन्होंने क्या किया, आपके बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और उसको पब्लिश करवाया यूके या आयरलैंड से, तो वो वाला बुक बुकर प्राइज के लिए नॉमिनी हो सकता है। ठीक है। बुकर प्राइज उसी बुक को मिल सकता है सिर्फ। तो अभी रिसेंटली मिला है इदेया हनाते को, ये बुक का नाम है। और जो मेन था, लिखा था उन्होंने, बानो मुश्ताक ने, बुक है उनका, और ट्रांसलेट किया था दीपा भट्ट के लिए। और ये इदेया हनाते का मतलब पता है क्या है? हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प एक कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी का बुक है, कन्नड़ में है शायद लिखा हुआ है, कन्नड़ ही है ना, कन्नड़ ही शायद मेरे अंदाज से। और अभी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, कौन किया था? दीपा भट्टी ने। और इसको फिर पब्लिश करवाया यूके या आयरलैंड कहीं से करवाया को, तो इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है। ग्रैमी अवार्ड, हाँ दोस्तों, कॉबॉय कार्टर, बियॉन्से, ये सिंगर का नाम है। ठीक है, कॉबॉय कार्टर। ओके, छलक था हमर जबनिया नहीं, ये सुना करो। ठीक है, यही सुनोगे सब, कुछ नहीं होता ये सब। इसको बेस्ट सॉन्ग बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है। इसका गाना का नाम है नॉट लाइक अस, सॉन्ग है वो। इसका एल्बम है वो कॉबॉय कार्टर, इसमें कुछ एक है। और जो बेस्ट सॉन्ग ग्रैमी में, ये बेस्ट एल्बम का अवार्ड और बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है नॉट लाइक अस। ओके, चलिए। और ये सब रामचंद्र मांझी को क्या जानेगा, ग्रैमी वाले रामचंद्र मांझी को नहीं जानेंगे, ग्रैमी वाले भिखारी ठाकुर को नहीं जानेंगे। ये जो अभी तुम सुनते हो, क्या नाम है यार भोजपुरी में, वो एक है तुम्हारा खेसारी लाल यादव, सबसे पहले लौंडा नाच ही था वो, लौंडा डांसर ही था वो। ठीक है। तो अभी इनका जो मैंने थोड़ी देर पहले नाम बताया था ना, भिखारी ठाकुर, उनके साथ रामचंद्र मांझी, दोनों न्यूज में थे। उनका शायद डेथ हुआ था किसी का, रामचंद्र मांझी का, पिछले साल लौंडा डांस के क्षेत्र में। और उनको रामचंद्र मांझी को बोला जाता है कुछ तो, रामचंद्र मांझी को एक है, मतलब बहुत अच्छा सा टाइटल दिया गया है। मैंने भिखारी ठाकुर को बता दिया, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी के भारतेंदु और बिहार रत्न मिला है। उनका एक विदेशिया, विदेशिया एक नाटक है, बहुत ही फेमस है भाई। मतलब विदेशिया का देखने के लिए ऐसा हालत था उस समय, 90s के बाद, 80s की बात आ रहा हूँ मैं। विदेशिया देखने के लिए लोग मतलब हंगामा कर देते। मतलब अभी जो कॉन्सर्ट नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, सिंगर लोग आते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, लड़कियां रो रही है, पागल हो रही है, कपड़े फाड़ के फेंक दे रही है, वो सब नहीं। पर उस समय बहुत ऐसे एक था, ये तुम्हारे क्या नाम है इनका, भिखारी ठाकुर के बारे में, जब बक्सर में आए हुए थे, तो बक्सर रेलवे पे स्टेशन पे जब उतरे ना, उसमें एक बता रहा हूँ, 1900 के बाद बता रहा हूँ, रेलवे पे उतरे तब बहुत लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई। तो वहाँ पे जो स्टेशन मास्टर था, वो उनके पास आया और बोलता है कि 3rd क्लास और 2nd क्लास के लोग तो सारे उतर के आपको देखने के लिए आ गए, और कोई 1st क्लास का आदमी नहीं आया। तो भिखारी ठाकुर बोलते हैं, हम भी 3rd क्लास के आदमी हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे लोग थे मतलब। ठीक है, चलिए। और ग्रैमी हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन 23rd लॉ कमीशन के बारे में। ये भी नया लॉ कमीशन बना है, और इसके जो बनाया गया वो जस्टिस दिनेश महेश्वरी को बनाया गया है। लॉ कमीशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जीके में इंपॉर्टेंट, आपका जीएस में आ जाएगा। लॉ कमीशन एक बॉडी है, ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही वो क्या उसको बोलते हैं यार, कॉन्स्टिट्यूशनल, और एक और भी जो होता है भूल गए। ये एक तरीके लॉ कमीशन क्या है, एडवाइजरी बॉडी है, सिर्फ एडवाइज कर सकता है। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी है। और इसको फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन कब बना था पता है? बताओ, फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन कब बना था? 1833 में। याद करो, जब पढ़े होगे हिस्ट्री तो चार्टर्ड एक्ट पढ़े होगे।
नहीं पढ़े हो बकलोल आदमी तो जाके पढ़ लो, 1 महीना बचा है, 1 महीना में से 20 दिन बचा है, नहीं पढ़े हो तो क्या बताऊं, एग्जाम में आएगा, गलती करके आओगे, मुझे मत कुछ बोलना तुम लोग। 23rd लॉ कमीशन अभी बना है, इसके कौन बने हेड, आपको दिनेश बना दिया। ये 1833 में फर्स्ट चार्टर एक्ट आया था, और उसमें कौन थे, कौन था यार, ये मैकॉली था शायद, यही होगा चुट्टा साला, लॉर्ड मैकॉली, ठीक है। और फर्स्ट जो चेयरमैन बने थे लॉ कमीशन का उस समय, फर्स्ट लॉ कमीशन चेयरमैन उसमें था MC स्टैलवी, MC सेटलवार्ड, ऐसे कुछ था यार, मतलब ठीक है। और लॉ कमीशन जो बनता है वो 3 सालों के लिए बनता है एक बार में, ठीक है। अभी रिसेंटली जो बना है 31 अगस्त तक रहे, सॉरी 2 सितंबर 2024 को नोटिफाइड हुआ था, और रिटायर्ड हुए थे हमारे वो, उससे पहले ऋतुराज अवस्थी थे, ठीक है। ऋतुराज अवस्थी को बाद आए हैं दिनेश महेश्वरी, पता नहीं यार याद थोड़ा बहुत रहता है। ये है आपके 23rd। 22nd कौन थे, रिटायर्ड जस्टिस, फीमेल थी वो, ऋतुराज अवस्थी, ठीक है, अवस्थी याद रख लेना। और ये 2024 में गए थे 2 सितंबर को, नए वाले आए हैं 2 सितंबर 2024 को, और वो रहेंगे 3 साल के, मतलब कि 31 अगस्त 2027 तक रहेंगे ये महेश्वरी जी, ओके। और इनके साथ 2 और मेंबर हैं जो मेंबर्स होते हैं लॉ कमीशन के, एक तो हैं, उनका क्या नाम है यार, ये BHU के लॉ फैकल्टी हैं वो दोनों, बहुत ही बड़े विद्वान हैं। एक है हितेश जैन, और दूसरे हैं तुम्हारे प्रोफेसर DP वर्मा, क्या प्रोफेसर लगा देना, सॉरी प्रोफेसर साहब, आप कुछ मत कर देना। और क्या बता सकता हूँ इसमें, चलो ठीक है। बिहार फर्स्ट स्टेट बना है, मोबाइल वोटिंग करा म्यूनिसिपल पोल्स में। अब देखो एक करंट अफेयर सबने बताया, मैं भी बता रहा हूँ, ये भी बताया कि फर्स्ट जो वोट करने वाले थे वो विवाह कुमारी थी, महिला, सबने बताया महिला, पर मेल कौन था भैया, ये तो बता दो, मेल भी तो पूछ सकता है। तो मेल जो है, फर्स्ट मेल थे वो वोट देने वाला था, वो था मुन्ना कुमार। मुन्ना को सब भूल गया, भूल तो नहीं गए हमें, हाँ, मुन्ना कुमार। और ये दोनों जो हैं इस चंपारण से हैं, ओके, ये हो गया, सबने बताया। एक चीज और किसी ने नहीं बताया भैया, ये वोट दिया, मोबाइल से वोट दिया, कैसे दिया, तो एक ऐप था, उस ऐप का नाम तो बता दो, किसी ने बताया ही नहीं। एस, बताओ बताओ बताओ, ECBHR, और आगे में लगा दो इलेक्शन, सेट बिहार, इस ऐप का नाम है, ऐप जिससे वोटिंग हुआ। मुन्ना कुमार और विभा कुमारी ने वोट दिया, सबने बताया विभा कुमारी, भाई मुन्ना कुमार को भी बता दे कोई, मैंने सब जगह देख लिया, किसी ने ना, मैं गूगल कर रहा हूँ भाई, मुझे मिल नहीं रहा है कहीं पे, बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला मुन्ना कुमार नाम है उस बंदे का। लड़कियों को कोई देखता ही नहीं, सभी लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं। चलो, और इंडिया रिच मैरीटाइम हेरिटेज को शोकेस करने के लिए नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, लोथल में बनाया गया है। अब लोथल एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया, बताओ कितना चीज पढ़ाए। अब लोथल यहाँ पे पढ़ेंगे तो अपन हिस्ट्री पढ़ लेंगे थोड़ा सा, फिर बोलेगा क्या भाई तुम क्या आदमी हो यार, हिस्ट्री पढ़ा रहे हो। तो सबसे पहले चीज ये पढ़ लो, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड वाटर, इसका मिनिस्टर कौन है, तो उस मिनिस्टर का नाम है श्री सर्बानंदा सोनोवाल, श्री सर्बानंदा सोनोवाल, याद रखना, और सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है। और ये क्या क्या है, हाँ, लोथल के बारे में थोड़ा सा देख रहे थे। लोथल में बना है, लोथल कहाँ पे है, तो लोथल गुजरात में पड़ता है। लोथल फेमस क्या है किसके लिए, तो लोथल फेमस है आपको डॉकयार्ड के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे आप जाकर के, तो वहाँ पे आपको लोथल डॉकयार्ड के बारे में मिलेगा। उसके बाद मैं क्या बता रहा था, फिर से भूल गए यार, भूलने की माने बहुत बेकार है। चलो, भूल गए, बाद में बताएंगे, याद आएगा तो, ठीक है। चलिए, ये हुआ, कुछ तो बताने वाले थे यार, दिमाग से निकल गया। हाँ देखो, अभी बिहार करंट अफेयर करेंगे तो बताएंगे, बट स्टिल अभी थोड़ा सा आपको बताता हूँ एक चीज बारे में। बिहार में इनलैंड क्या कंटेनर बनाया गया, बिहार में इनलैंड कंटेनर डेपो बनाया गया,
इनलैंड कंटेनर डेपो बनाया गया है और ये बनाएगा पब्लिक क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना है, पीपीपी मॉडल पे बना है। और इसको बनाने वाला कौन कौन बनाया, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना, तो एक तो बिहार सरकार की होगा कोई कंपनी, ठीक है, पीएसयू जो भी बना होगा। दूसरा एक कंपनी है प्रिस्टीन मगध इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्रिस्टीन मगध इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये मिलके इंडिया बिहार में, बिहार के पटना के क्या बोलते हैं उसको यार, बिहटा में बनाया है इन लोगों ने ये इनलैंड कंटेनर डेपो, ठीक है। इनलैंड कंटेनर डेपो में क्या है कि हम लोग, हमारा एक सबसे बड़ी बात है ना कि बिहार एक लैंडलॉक कंट्री है, फिर से बोल रहा हूँ, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, तो हमारे पास शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग इनलैंड वाटरवेज बनाया, तो गंगा के थ्रू तो भेज सकते हैं, अपने गाड़ी से कंटेनर के थ्रू तो भेज सकते हैं, है ना। हाँ, कंटेनर के थ्रू भेज सकते हैं, तो ये बनाया। और हमारे यहाँ अगर इतना आपने कर ही लिया है तो एक चीज और देख लो, बिहटा में बना है ये। हाँ, बिहार के उद्योग मिनिस्टर कौन है, मैंने आपको बता दिया कि इंडिया के उद्योग मिनिस्टर कौन है, सोनेवाल, सर्बानंद सोनेवाल, है ना। तो सॉरी, बिहार के कौन है, बिहार के जो हैं हमारे चचा जी के ही सेम नाम वाले, उसका नाम है क्या नाम था, नीतीश मिश्रा जी, श्री नीतीश मिश्रा, ठीक है। इनका एक अभी रिसेंटली में केस वायरल हुआ बहुत ज्यादा, मतलब वहाँ पे बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम ये बिहार ये कर सकता है, बिहार वो कर सकता है। मैं भैया तुम क्या कर रहे हो, बिहार ही कर सकता है, करेगा कब, कर सकता है नहीं, करवाओ। तुम उद्योग मिनिस्टर भी बोल रहे हो कर सकता है, बहुत फील्ड है, बोल रहा है कि हमारा गंगा एक्सप्लोरेशन के फील्ड में बहुत बड़ी चीजें हो सकती है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो भैया सिर्फ कर ही सकते हैं तो करवा भी दो यार, कर सकते हैं, सिर्फ बोल लो, करवा दो कुछ। हमें ये ऑप्शन चाहिए भाई, इतना पैसा सरकार से तुमको मिल रहा है, फिर भी तुम बोल रहे हो हम ये कर सकते हैं, कर तो दो यार, कुछ तो कर दो। करते कुछ नहीं हो, सिर्फ कर सकता है, करते करते अभी तक कर ही रहा है, पता नहीं कब करेगा। चलिए, और क्या है इसमें, स्वयं इनिशिएटिव एमईटी के द्वारा लॉन्च किया गया स्वयं इनिशिएटिव। स्वयं क्या था, रुको यार, एक मिनट को पानी पी के आने दो, थोड़ा सा इसको चलने दो यार, थोड़ा स्पीड कर लेना तुम लोग, आता हूँ 1 मिनट में पानी पी कर, बहुत बुलवा ली है आज। तो स्वयं इनिशिएटिव पे थे हम लोग। एक मिनट का ब्रेक लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग थे स्वयं इनिशिएटिव पे, है ना। तो स्वयं में देखना था ना, स्वयं इनिशिएटिव क्या है बेसिकली, ये मीटी के द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ क्या इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। और जो हमारे अभी करंटली में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो है आपके, बताइए, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। और स्वयं इनिशिएटिव ये हो गया। इसके बाद इंडिया का फर्स्ट जियो साइंस म्यूजियम बना है, ग्वालियर में बना है, ये जीएसआई के द्वारा बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की हेल्प से बनाया गया। और हमारे करंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कौन है, तो अभी पहले तो कोई और थे, अभी जो बने हैं पिछले साल, पिछले जो इलेक्शन में, उसके बाद जो बने हैं श्री जी कृष्णा रेड्डी, ठीक है। उसके बाद श्री जी कृष्णा रेड्डी कहाँ से हैं, तेलंगाना के सिकंदराबाद से एमपी रहते हैं हमेशा।
इनके बारे में, असली वैष्णव के बारे में आप बताइएगा, कहाँ से वो MP बने हैं, जीत के आते हैं। इससे पहले वो रेलवे मिनिस्टर भी थे, ठीक है। तो हम लोग उनको जिता के तो भेजते हैं, पर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो ये हुआ। चलिए, और थोड़ा सा और करंट अफेयर में बता दें, इम्पोर्टेंट कुछ और है, स्वयं मैंने बता दिया। अब आते हैं भारत जैन के बारे में, है ना। तो भारत जैन क्या है कि बेसिकली एक तरीके का ना, हम लोग, हमारा AI है, इंडिया का AI है, गवर्नमेंट फंडेड AI है, गवर्नमेंट बना रहा है। तो फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड AI, वर्ल्ड का फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड AI है। तो जैसे ही एग्जाम में ना क्वेश्चन आए, वर्ल्ड फर्स्ट, एग्जाम बोल रहा हूँ, सॉरी, करंट अफेयर में कहीं भी चीज ऐसा है, वर्ल्ड का फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट, बिहार का फर्स्ट, आंखें बड़ी करके याद करना। जैसे अपने गर्लफ्रेंड को देखते हो ना, अपने बॉयफ्रेंड को देखते हो ना, आंखें बड़ी करके, ओ वाओ, जैसे वर्ल्ड फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, आंखें बड़ी करके देखना। तो वर्ल्ड फर्स्ट भारत जैन AI है, ठीक है। और इसको जो है, इसी को जो डाटा प्रोवाइड करेगा वो AI कोषा करेगा। AI कोष क्या है, उसी को भारत जैन को डाटा प्रोवाइड करेगा। ये भी लॉन्च किया गया MITI के द्वारा ही, गॉट इट। और इसको भारत जैन को लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ये कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के मिनिस्टर हैं, जितेंद्र सिंह, ठीक है, DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। और ये AI कोषा MITI के द्वारा किया गया है। सर्वम है, सर्वम एक क्या बोल सकते हैं इसको, एक स्टार्टअप है बैंगलोर का, ठीक है। इसने एक ऐप लॉन्च किया है, एक बुलबुल। ये क्या है, बुलबुल ऐप नहीं, इसको एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। इसमें क्या है, ये टेक्स्ट टू स्पीच करता है, टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है, ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है। ये भारत के 11 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। कोई भी टेक्स्ट दोगे आप उसको स्पीच में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। और ये भी भारत के AI मिशन से लिंक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अभी एक तो और आएगा, पेयर भी आएगा, संसद भी आएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। पेयर के बारे में देखते हैं। पेयर क्या है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का ही है। और इसको बनाने वाला कौन है कि अनुसंधान, इसको बोलते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ANRF, है ना, ANRF ही। पेयर का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन। पेयर का फुल फॉर्म एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसका पेयर का फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटेड, स्पेलिंग देख लेना भैया, भूल जाते हैं हम स्पेलिंग, कभी मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक, मतलब लिखने में मिस्टेक हो जाता, आता है सब। ऐसा मत बोल देना कि मास्टर को आता ही नहीं है, आता है भाई। अब इतना चीज है, फैक्चुअल कितना, मतलब याद भी करो, स्पेलिंग भी सही करो, हम ही सही, सब कुछ हम ही कर देंगे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देख लेना है पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटेड, क्योंकि एग्जाम मैंने देखा, अभी रिसेंटली भी एग्जाम हुआ है, जितने एग्जाम मैंने देखा एक क्वेश्चन फुल फॉर्म का आता है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी फुल फॉर्म दिख रहे हैं, 3-4 फुल फॉर्म मैंने अभी तक बताए हैं, वो एग्जाम में करके चले जाए, 3-4 ये ज्यादा है नहीं, वो करके चलो एग्जाम में, उसी से आना फुल फॉर्म, बाद में देखना। मैं बता रहा हूँ, इस बार गारंटी दे रहा हूँ मैं, इस बार मतलब वीडियो, क्या वीडियो बोल रहा हूँ यार, एग्जाम खत्म होने के बाद मैं लेके आऊंगा इस करंट अफेयर के वीडियो से। क्वेश्चन नहीं आया ना, हो ही नहीं सकता नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, इसी से आएगा, 80% क्वेश्चन इसी से आएगा, मैं आपको तो गारंटी दे रहा हूँ मैं। उसके बाद पेयर हो गया। पेयर, हाँ, पेयर का काम क्या है ना, पेयर का मैंने काम नहीं बताया ना, ये बेसिकली इंडिया का में जो रिसर्च है ना, रिसर्च को बूस्ट करने के लिए एक तरीके से बनाया गया है पेयर प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो लोग रिसर्च करते हैं तो उतना बढ़ावा नहीं है, तो उसको आगे और थोड़ा बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान का मतलब वही हो गया, ठीक है, अनुसंधान मतलब रिसर्च, ठीक है। और चलो ठीक है, पेयर हो गया। संसद भाषणी, ये संसद में जो ऐसे हम देखा AI ही बेस, ये भी AI ही है, सारा अभी ऊपर का AI ज्यादा चल रहा है, ठीक है। ये भी पेयर भी AI का ही है कुछ, ओके। संसद भाषणी, संसद में जो भी आपने देखा होगा पार्लियामेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं, कोई हिंदी में बोलते हैं, कोई मैथिली में बोलते हैं, कोई अपने तेलुगु में बोलते हैं, कोई कन्नड़ में बोलते हैं। तो उनके स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, सीधा सीधा बात है। और ये अब जो जिस टेक्स्ट में आप चाहते हो, हिंदी में चाहते हो, इंग्लिश में चाहते हो, मैं जिसमें चाहते हो वो बना के दे देगा। ये भी AI बेस्ड ट्रांसलेशन करता है, ठीक है। पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है, कहाँ पे ना, नवा रायपुर बना है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। अभी आपको एक चीज बताता हूँ कि एक ना गाँव बनाया गया है छत्तीसगढ़ में ही, छत्तीसगढ़ में नहीं, सॉरी छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ यार, सॉरी, ये बनाया गया है आपको, यहाँ पे मैंने लिखा क्यों नहीं, एक अमरावती, एक गाँव है अमरावती में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ये अमरावती। यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बना है, इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग
विलेज बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अमरावती आंध्र प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। अभी क्वांटम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर बताएंगे। नाड़ी तरंगिनी ये फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस है। आयुर्वेद को डायग्नोस करता है, तो पता है ना आयुर्वेदा में क्या होता है? आयुर्वेदा में क्या होता है? आदमी का ना नाड़ी देखा जाता है, हाथ का ना, हाथ है यहाँ पे देखते हैं, नब्ज देखते हैं, उसके थ्रू बताएंगे बीमारी अब क्या हो रहा है। तो ये नाड़ी मतलब वही होता है। नाड़ी मतलब वही हुआ, हाथ का जो नब्ज देखना, पल्स चेक करना हो गया, तो ये वही है नाड़ी तरंगिनी। बेसिकली बत, पित्त और एक कफ, तीन चीज। कफ, बत होता है, एक बत होता है, पित्त होता है, कफ होता है। कफ मतलब जो खांसी वाला होता है, पित्त मतलब वोमिटिंग हम लोग करते हैं, हल्का थोड़ा सा निकलता है वो। बत मतलब पेट का कुछ होता है, चढ़ जाता है वो, ठीक है। तो ये आयुर्वेदा में तीन चीजों से अब बहुत इलाज होता है, ठीक है। तो इनसे के लिए एक मशीन आया है नाड़ी तरंगिनी, ठीक। और ये बेसिकली 22 हेल्थ पैरामीटर को डेवलप करता है, मतलब उसके थ्रू आदमी का डिजाइन करते हैं। फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट मेडिकल आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक है, और इसको डेवलप करने वाला CDSCO है। CDSCO का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग, लिख लेना खुद से, मैं लिखूंगा नहीं है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, शायद यही है, हाँ यही है। और इसको बनाने वाला कौन है पता है? इसका जो बनाने वाला है उसका नाम है प्रोफेसर JB जोशी, ठीक है। इनको पद्म भूषण भी अवार्ड मिल चुका है ऑलरेडी। और सॉरी यार, इनका पहले से दिया हुआ था, पर डेवलप करने वाले कोई और है। क्या नाम उनका? डॉक्टर अनिरुद्धा जोशी। इन्होंने IIT बॉम्बे में 6 साल रिसर्च करने के बाद इसको डेवलप किया। बट ये जो मशीन जो है, ये इसका ब्रेन चाइल्ड बॉस बोल सकते हैं। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था JB जोशी ने, बट बनाया इन्होंने 6 साल में, ठीक है। उसके बाद चलिए ये हो गया एरावत, हो गया ना। अभी देखो एरावत क्या है? इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, इंडिया सुपर कंप्यूटर। एग्जाम में आता है सुपर कंप्यूटर के बारे में, ठीक। सुपर कंप्यूटर को मतलब क्वांटम कंप्यूटर आते रहता है। एरावत हो गया इंडिया का सुपर कंप्यूटर है एरावत। ये इंडिया का जो फर्स्ट वर्ल्ड का 75 रैंकिंग आता है सुपर कंप्यूटर का, उसमें 75 नंबर पर लाई करता है। फर्स्ट पे जो हमारा है ये कैपेटिना है, ये क्या बोलते हैं, USA का है, USA सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और इन टर्म्स ये हो गया। और क्या है? AI में कुछ और बता, सुपर कंप्यूटर में कुछ बता सकते हैं। एरावत हो गया 75 हो गया, और 500 का रैंकिंग में 75 पे है, फर्स्ट पे ये है। और ये है USA का है। और उसके बाद अरोड़ा हो जाता है, फिर आपका ईगल है, HPC6 है। मतलब रैंकिंग उतना याद नहीं, बस याद रखिएगा एरावत अभी रिसेंटली इंडिया में ऐड हुआ है, तो ये हो गया। और एरावत मैंने बता दिया। और भी बहुत सारे IIT कॉलेज में ना कुछ लगे हुए, जैसे कि आपका परम शिवाय हो गया, IIT PHU में है। हाँ, एक चीज और बताता हूँ, याद आ गया। ये सुपर कंप्यूटर जो है ना, ये वर्क करता है फ्लॉप्स पे। इसका जैसे कि कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर किस पे करता है? बिट पे करता है, बिट 0 एंड 1 पे, है ना। ये फ्लॉप पे करता है, ठीक है। फ्लॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी एग्जाम में आ सकता है। एक और फुल फॉर्म याद हो गया यहाँ से, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है, याद रखिएगा। और परम शिवाय IIT PHU हो गया। चलिए ये हो गया आपका खत्म। अब आते हैं ये क्वांटम पे आते हैं थोड़ा सा। इंडिया का इंडस क्वांटम कंप्यूटर जो है, ये आपका इसको डेवलप करने वाला कौन है यार? कर्नाटका का स्टार्टअप है, उसका नाम है QPI AI, QTPI बोलते हो ना अपने, QTPI वैसे QPI, ठीक है, ओके। और ये जो है आप इसी, हाँ मैंने ऊपर बता दिया आपका, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर विलेज का नया नाम है अमरावती, ठीक है। अमरावती फर्स्ट सुपर कंप्यूटर विलेज, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर विलेज कौन है? अमरावती। अब देखो कुछ क्वांटम कंप्यूटर को गूगल ने डेवलप किया, उसका नाम है बिलो चिप्स। और माइक्रोसॉफ्ट ने जो डेवलप किया उसका क्या नाम था यार? मनोरंजन का उसका आर को जे बनाना था, है ना, मजोराना ऐसे कुछ है, वन है, ठीक है, ऐसे कुछ मजोराना कुछ वन है, याद कर लेना, ठीक है। इतना है बस, ऑप्शन देख के बनाने का आराम से बन सकता है। स्पेस वाला है, किया जाए अभी बाद में करेंगे, 1.5 घंटा हो गया।
कर ही लेते हैं, छोड़ो ना, क्या ही जाता है। देखना नहीं देखना, 2 बार में देख लेना, 3 बार में देख लेना, पर देख लेना भाई, एक कंप्लीट कर लेना इस वीडियो को। कहाँ गया, या बाद में करें इसको? चलो इसको बाद में करेंगे, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं आज। अभी दूसरा वीडियो फटाक से दे ही देंगे यार, मतलब फटाफट कंप्लीट करेंगे, करंट अफेयर ज़्यादा रखना नहीं है। चलिए, और तो आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो समझ सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, और मैं भी थोड़ा सा थक गया हूँ, बोलते बोलते 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, बोलने की आदत है नहीं, बट स्टिल बोल रहा हूँ। तो चलिए, आप सभी को फिर से बोल सकते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी के दिन में आज़ादी मिल गई सबको, बताओ। आज़ादी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बताओ, आज़ादी हम दिलाएं। पता है एक हमारे एक वो थे, क्या नाम था उनका, अरे यार एक कहानी फिर से बताते तुमको, ठीक है। हाँ, वाजपेयी जी थे ना वो, हाँ वाजपेयी जी थे। वाजपेयी जी का एक लाइन है, मैं बताता हूँ। लाइन तो सुनाएंगे ना भाई। 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है। 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है। रावी की शपथ पूरी हुई क्या हुई नहीं, जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली बादल छाई। देश के फुटपाथ पर जो अभी आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में वो क्या कहते हैं। चलो इसी के साथ टाटा बाय बाय, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, और मेरे वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, भूलना मत। लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा, जितना ज़्यादा व्यू मिलेगा, उतना जल्दी वीडियो आएगा, सीधा सा बात है। हम क्यों बनाएंगे भाई? ऑफिस आने के बाद इंसान घर पे आकर तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा है, उसको लाइक नहीं मिलेगा, व्यू नहीं मिलेगा, तो क्यों बनाएगा? वो खुद से नहीं करेगा अपना, क्यों दूसरों को बताएगा? कोई देखने वाला ही नहीं है। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। चलो मजाक की बात है यार, कोई भी आया ना, वीडियो आते रहेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, जैन जी बाय बाय। सॉरी यार, मतलब पढ़ रहे हो, सब कोई पढ़ो। अभी ना बिहार में अभी बिहार का मैंने लेके कहाँ आया, मतलब 35% रिजर्वेशन पे, तो ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा ना भाई, लड़कियां मत देखना वीडियो। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।